अगर एक सिंगल कस्टमर आपकी सेल का 30% देता है, लेकिन आप उसके सामने कोई प्राइस नहीं बढ़ा सकते, पेमेंट टाइम पे नहीं मांग सकते, और कोई ऐसा ऑर्डर आ गया जो कि अनप्रॉफिटेबल हो, तो आप उसको नो भी नहीं बोल सकते, तो वह आपके बिजनेस का सबसे बड़ा कस्टमर नहीं है, वह आपके बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है। मैं हूं सी अरुण गर्ग, बिजनेस एग्जीक्यूशन और सिस्टम एक्सपर्ट, ऑथर ऑफ द बुक द एग्जीक्यूशन गैप और फाउंडर ऑफ closethegap.in। आज हम करेंगे 5C कस्टमर डिपेंडेंसी टेस्ट। वीडियो के एंड तक आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपका जो सबसे बड़ा कस्टमर है ना, वो आपकी एसेट है या रिस्क है, या दोनों का एक डेंजरस कॉम्बिनेशन है जिसको आप साथ लेके अपना बिजनेस कर रहे हो। तो देखिए, आपके बिजनेस में एक 50 लाख का बड़ा ऑर्डर आया। आपका सेल्स का जो मैनेजर था वो मिठाई लेके घूम रहा था कि सर मैंने 50 लाख का ऑर्डर ले लिया है। कस्टमर ए ने फिर बड़ा ऑर्डर दिया है। ओनर खुश, सेल्समैन खुश, टर्नओवर भी खुश, लेकिन अकाउंट्स मैनेजर धीरे से बोल रहा है, सर पिछले 80 लाख अभी तक आए नहीं है। एक तरफ सेल्स की टीम मिठाई बांट रही है और दूसरी तरफ अकाउंट्स की टीम बीपी की गोलियां ढूंढ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? इस पे ओनर क्या बोलेगा? सर कस्टमर बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं, ऑर्डर भेज दो, पेमेंट आ जाएगी। ये इस सेंटेंस से ना मोस्टली बिजनेसमैन की ना वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, जो कि आगे जाके बहुत बड़ी हो जाती है। क्यों? कस्टमर बड़ा है इसलिए आपने उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। कस्टमर बड़ा है इसलिए जो 30 दिन का उधार था ना, वो 30 दिन से बढ़ के 90 दिन का हो गया है। कस्टमर बड़ा है इसलिए परचेज ऑर्डर तो अभी तक आया ही नहीं है, फिर भी आपने स्टॉक को बनाने का ऑर्डर दे दिया है कि इन्वेंट्री उसके लिए रेडी कर दो। और कस्टमर बड़ा है इसलिए पेमेंट का फॉलोअप भी पोलाइटली होता है, तो जो भी कस्टमर बोलता है वो आप मान लेते हो। और सर जब कन्वीनियंट हो आप अपने कस्टमर के लिए, तो देख लीजिए आप कस्टमर से पेमेंट मांगते हो या फिर उसको डिनर पे इनविटेशन देते हो पेमेंट मांगते हुए। आज हम किसी बड़े कस्टमर को विलन नहीं बनाएंगे, आज हम सिर्फ चेक करेंगे कि कस्टमर बड़ा है या हमारी डिपेंडेंसी बड़ी है। और वीडियो में 5वां C सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि उसका कोई एक्सेल फार्मूला नहीं है। वहां पर आपको खुद ही ऑनेस्ट आंसर देना होगा, क्या हम इस कस्टमर को नो बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। इसको जानने के लिए एंड तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। पहले हम बैलेंस को समझते हैं। हो सकता है कि जो बड़ा कस्टमर है वो आपके लिए जेन्युइनली वैल्यूएबल भी हो, वो आपको रेगुलर ऑर्डर दे सकता है, एक स्टेबल और रेगुलर प्रोडक्शन होगी आपकी, जो प्लांट की कैपेसिटी है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करता है। फिर एक ही कस्टमर है, सेलिंग कॉस्ट कम है, उसको ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम होती है। फिर उस कस्टमर को आप स्टॉक दे रहे हो, वो आपकी मार्केट की क्रेडिबिलिटी बन जाती है, और उस कस्टमर को स्टॉक देने के बेस पे या आपका नाम बन जाता है और मार्केट में आपकी सेल बढ़ जाती है। इंडस्ट्री में जो भी नई चीज होती है आप सीखते हो उस कस्टमर के कारण, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, उनकी अपॉर्चुनिटी मिलती है और नए सैंपल उसको देते हो, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हो। रेफरेंस तो बड़ा कस्टमर आपको इसलिए देता है बिकॉज उसको आपकी इंडस्ट्री में सब लोग जानते होते हैं। तो इसलिए मेरा ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बिगेस्ट कस्टमर को छोड़ दीजिए। बिगेस्ट कस्टमर होने के बहुत फायदे भी हैं, बल्कि मेरा मैसेज है कि कस्टमर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करिए, लेकिन अपने बिजनेस को हेल्पलेस और सबसे बड़े कस्टमर के रहमो करम पे मत पालिए और उसके कंट्रोल में मत आइए। तो एक बड़ा कस्टमर एक आपकी एसेट होता है जब तक आपके पास चॉइसेस हैं। जिस दिन आपकी चॉइसेस खत्म हो जाएंगी, वो एसेट से कन्वर्ट होकर डिपेंडेंसी बन जाएगा और आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे। एक रेस्टोरेंट में एक कस्टमर रोज आए और बहुत बड़ा ऑर्डर करे, और जितनी दिन की सेल हो उसका 30% वही कस्टमर ऑर्डर करते हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वही कस्टमर डिसाइड करे कि मेनू क्या होगा, क्या प्राइस होगा, वो पेमेंट कब करेगा, कैश में नहीं करेगा, उधार करेगा, शेफ के आने का क्या टाइम होगा और क्या टाइम जाएगा, और बाकी कस्टमर को आसपास उसका टेबल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वह कस्टमर कम बिना इन्वेस्टमेंट का पार्टनर ज्यादा बन जाता है। अब अपने बिगेस्ट कस्टमर के बारे में सोचिए, कस्टमर का नाम नहीं, देखिए परसेंटेज कि आपकी सेल का वो कितने % दे रहा है। इसको फार्मूला सिंपल है, टोटल जितनी कस्टमर की सेल है डिवाइड बाय टोटल सेल इनटू 100। अगर ये 10% से कम है, 10 से 20 में है, 20 से 30 में है, 30 से 50 या 50 से ज्यादा, अपनी फिगर्स और एक कैटेगरी को याद कर लीजिए। वीडियो के एंड में हम इसका पूरा स्कोर निकालेंगे।
और एक रिक्वेस्ट है कि अभी मत डिसाइड कीजिए कि कस्टमर आपके लिए एसेट है, रिस्की है, या आप उस पर डिपेंडेंट हो। सिर्फ सेल की परसेंटेज को देखकर कंक्लूजन निकालना भी गलत है, कंफ्यूजन पैदा करेगा। हमें इसके लिए 5 चीजें देखनी है, जिनको हम 5C बोलते हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन। मोस्ट बिजनेस ओनर एक कैलकुलेशन देखते हैं, पहले बताया था, टॉप कस्टमर की सेल डिवाइड बाय टोटल सेल। सपोज आपकी टर्नओवर 20 करोड़ की है, सबसे बड़े कस्टमर की सेल 6 करोड़ की है, तो कंसंट्रेशन 30% की हो गई। ये रेवेन्यू कंसंट्रेशन है। सिर्फ रेवेन्यू की कंसंट्रेशन देखना, पूरा फिगर नहीं देख रहे आप। रेवेन्यू में 30% हिस्सा हो गया उसका सेल में। रिसीवेबल में कितनी कंसंट्रेशन है? मान लो आपकी बाकी मार्केट की रिसीविंग है, क्रेडिट पीरियड वो 30 डेज का है, लेकिन बड़े कस्टमर का 90 या 100 दिन का है, तो उसमें उसका रिसीविंग ये जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। आपकी टोटल मार्केट की आउटस्टैंडिंग 4 करोड़ की है, इसी कस्टमर की 3 करोड़ की है, तो रिसीविंग में उसका हो गया 75% का कंसंट्रेशन। उसके बाद प्रॉफिट कंसंट्रेशन, जो आप ग्रॉस प्रॉफिट कमाते हो उसमें इसका कितना हिस्सा है। हो सकता है कि ये मार्जिन कम दे रहा हो, सेल में तो 30% की कंसंट्रेशन है, लेकिन प्रॉफिट में कंसंट्रेशन 15% की हो। ये कोई ऐसा कस्टमर भी होगा जिसकी सेल कम होगी लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, उसकी प्रॉफिट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। उसके बाद अगला स्टेप है फ्यूचर ऑर्डर कंसंट्रेशन। कई बार क्या होता है कि कस्टमर आज तो सेल कम दे रहा है, लेकिन उसने हमें बहुत बड़ी ऑर्डर बुक दे दी है, तो फ्यूचर में हम इन्वेंट्री उसके लिए बना रहे हैं, तो उसके फ्यूचर की ऑर्डर की कंसंट्रेशन होगी। तो ना एक ना ओनर बड़ी प्राउडली कह रहा था, हम एक कस्टमर पर डिपेंडेंट नहीं है, हमारी सेल 5 अलग अलग कंपनियों में डिवाइडेड है। पर उसने ये नहीं देखा कि 5 कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं और उनका जो कंट्रोलिंग ओनर है वो एक ही है। उसने 5 अलग अलग कंपनियां बनाई हुई हैं और 5 कंपनियां उससे परचेज कर रही थी, एक ही कॉर्पोरेट ग्रुप से आती थी, और परचेज का डिसीजन भी एक ही हेड ऑफिस से होता था। डिसीजन मेकर एक था, तो रिस्क भी 5 जगह नहीं, एक ही जगह था। बस 5 विजिटिंग कार्ड अलग अलग थे, लेकिन लीगल एंटिटी भी या कह सकते हैं कि डिसीजन करने वाली एंटिटी एक ही थी। तो 5 से मिला के अलग अलग हो सकता है 60% की कंसंट्रेशन भी हो। तो आपने देखना कि अगर एक ग्रुप की कई कंपनियां हैं तो उनको ऐड कर लो टॉप कस्टमर निकालने के लिए। तो देखिए, पर यहाँ पर ना ये नहीं कह सकते कि कस्टमर की ज्यादा सेल है तो वो अनसेफ है या सेफ है, वो हम आगे देखेंगे। हमारा दूसरा टेस्ट है कैश। सेल रिपोर्ट में कस्टमर बहुत हैंडसम लगता है, लेकिन डेटर में वही कस्टमर विलेन बन जाता है। जो हमने आउटस्टैंडिंग की बात करी थी पहले, कस्टमर की सेल का शेयर 30% था, लेकिन रिसीवेबल भी शेयर उसका 75% का था। मतलब बहुत ज्यादा पैसे उसमें फंसे हुए हैं। तो अब इसमें चेक कीजिए कि एग्रीमेंट में पेमेंट टर्म्स कितने दिन की है और एक्चुअल पेमेंट कितने दिन में आ रही है, कितनी इनवाइसेस ओवरड्यू हैं और क्या डिस्प्यूट है, कितने डिस्प्यूट हैं जो रिजोल्व नहीं हुए, अनरिजोल्व पड़े हैं और उनके कारण पेमेंट को रुकी हुई है, और कितनी बार पेमेंट की डेट मिस हुई है और उसमें कस्टमर क्या बोलता है पेमेंट की डेट मिस करने पे, और क्या आप ओल्ड ड्यू या ओवरड्यू होने के बाद भी स्टॉक को लगातार डिस्पैच कर रहे हो, इस रिस्क में कहीं मेरी सेल या कस्टमर का लॉस ना हो जाए। और मैक्सिमम एक्सपोजर कस्टमर को कितना देना है, आपने कहीं डिफाइन किया या नहीं किया। एक्सपोजर मतलब जितना आप उसको मैक्सिमम क्रेडिट दे सकते हो। अगर 6 करोड़ की सेल है तो आपने कहीं सोचा है कि मैंने उसको 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर का क्रेडिट नहीं देना। और क्या आपने उस कस्टमर के लिए कोई स्पेसिफिक स्टॉक भी परचेज किया हुआ है जो वही कस्टमर परचेज करेगा और कोई नहीं करेगा। और अगर वो नहीं कर रहा तो स्टॉक आपके इन्वेंट्री में पड़ा है, चाहे उसने नहीं लिया, बिलिंग नहीं हुई, फिर भी आपकी उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गई। तो यहाँ पर ना एक ना अकाउंट हर मंडे कस्टमर को फोन करता था। कस्टमर का जवाब होता था चेक प्रोसेस में है, अगले मंडे अभी अप्रूवल नहीं मिला, अगले हफ्ते हम बॉस ट्रेवल कर रहे हैं, उसके अगले हफ्ते सिस्टम डाउन है। पूरा महीना फोन हो रहा है लेकिन कोई क्रिकेट आंसर नहीं मिल रहा। तो वो पर्सन मेरे पास आया, उसका बिजनेस ओनर, तो मैंने उससे पूछा कि पेमेंट में टर्म्स कितने दिन की हैं। उन्होंने कहा 30 दिन की। मैंने कहा एक्चुअली 90 डेज की। मैंने कहा प्रैक्टिकली आपके अकाउंट में कितने दिन में आता है पैसा। वो चेक करने लग गया तो वो 180 डेज, 6 महीने में पैसा आ रहा था, जहां पे 30 दिन की टर्म्स थी। यही डिफरेंस है एग्रीड क्रेडिट पीरियड और एक्सेप्टेड बिहेवियर में। तो जो कॉस्ट निकालनी है ना आपने, वो एग्रीड पीरियड पे नहीं निकालनी, एक्सेप्टेड बिहेवियर के बाद जो प्रैक्टिकल एक्चुअल में क्रेडिट पीरियड है उसके ऊपर निकालनी है। अगर एवरेज आउटस्टैंडिंग 1.5 करोड़ की आ रही है यहाँ पर क्लाइंट की, और आपकी वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट 12% की है जो बैंक को आप दे रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली 18 लाख तो आपने ब्याज ही दे दिया उस कस्टमर को सर्व करने के लिए। आप कस्टमर को माल नहीं बेच रहे,
उसके बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हैं। और मजे की बात तो है, कस्टमर पेमेंट को लेट करता है लेकिन उसको आपसे अर्जेंट डिलीवरी भी चाहिए। तो पेमेंट लेट है, अर्जेंट डिलीवरी के लिए आप एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस या प्रीमियम चार्जेस दे रहे हो, छोटे छोटे उसको डिलीवरी करते हो, उससे आपका एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो पेमेंट स्लो मोशन में और पैसा और ऑर्डर बुलेट ट्रेन में। आपके बिगेस्ट कस्टमर की पेमेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आती है या रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, बताइए। ए प्रॉफिटेबल सेल दैट डज नॉट कन्वर्ट इनटू कैश कैन मेक योर बिजनेस वीक, वेरी वीक। तो अब देखते हैं अगली सी की तरफ, हमारी थर्ड सी, कंट्रीब्यूशन। बिगेस्ट कस्टमर सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर है या नहीं, हम केवल अज्यूम कर लेते हैं, पर ये अज्यूम गलत होती है। आपकी सेल रिपोर्ट कहती है कि कस्टमर ने 6 करोड़ का स्टॉक लिया, पर ये नहीं बताते कि उसने कितना डिस्काउंट लिया, फ्रेट में आपने कितनी पेमेंट करी, कितनी अर्जेंट डिलीवरी हुई, उस पर आपको एक्सप्रेस चार्जेस पे करने पड़े, कितना उससे स्टॉक रिटर्न आया, कितने क्रेडिट नोट दिए, और पेमेंट कितनी लेट आ रही है जिसपे आप ब्याज दे रहे हो, और कितने आपने ना स्पेसिफिक एम्प्लॉइज रखे हुए हैं जो उस कस्टमर को सर्व करते हैं, या कितनी स्पेशल इन्वेंट्री एक्स्ट्रा आपने उसके लिए रखी हुई है। और आपका टाइम तो बहुत कीमती है, तो आप अपना टाइम का कितना परसेंटेज सिर्फ बड़े कस्टमर को सर्व करने के लिए दे रहे हो। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। सेम उसी पे आते हैं, कस्टमर की सेल थी 6 करोड़ की, मार्जिन 18%, तो 1 करोड़ 8 लाख मोटा मोटा आपको मिला, आपने उसको 18 लाख का डिस्काउंट दे दिया, फ्रेट पे 12 लाख खर्च कर दिया, क्लेम में 8 लाख लग गए, फाइनेंस को 18 लाख की निकली थी हमने, स्पेशल एम्प्लॉई 9 लाख सैलरी दे रही हो, जो डेडिकेटेड उसी को सर्व करते हैं, और कुछ स्पेशल इन्वेंट्री उसके लिए रखी थी आपने जो उसने टाइम पे नहीं बाय करी, उसमें आपका 6 लाख का लॉस हो गया। टोटल एडिशनल कॉस्ट 71 लाख जो उस कस्टमर के लिए हुई, तो 1 करोड़ 8 लाख में से 71 लाख उड़ गया, सिर्फ 37 लाख ही बचा। तो उसकी इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम आई ना, 6 करोड़ का माल बेच के 37 लाख, अराउंड 6%। हो सकता है बाकी मार्केट में आपकी कंट्रीब्यूशन 10 से 15 या 20% की भी आ रही हो। अब हो सकता है कि बाकी कस्टमर की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो आपका बिगेस्ट कस्टमर क्या कर रहा है, आपके टर्नओवर को बढ़ा रहा है, आपके बिजनेस को कॉम्प्लेक्स कर रहा है, आपकी वर्किंग कैपिटल खा रही है, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं दे रहा। तो ना मेरा एक क्लाइंट था, उसने ना अपने बिगेस्ट कस्टमर को एक नाम दिया होता वीआईपी कस्टमर। मैं यार क्या बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट कस्टमर है। कहता नहीं सर, वीआईपी का मतलब कुछ और है, उसके लिए अलग प्राइस है, पैकिंग अलग होती है, डिस्पैच के टर्म्स अलग हैं और अलग ट्रांसपोर्ट से उसका माल जाता है, रिपोर्टिंग उसने स्पेशल बनाई हुई है, टैग उसके अकॉर्डिंग है, तो हमें उसके MIS खुद भरनी पड़ती है बैठ के, क्रेडिट पीरियड ज़्यादा है और कंप्लेंट्स कुछ ज़्यादा ही होती हैं, तो कंप्लेंट का प्रोसेस भी अलग है। और इवन जो आगे सेल करता है ना वो, तो उसकी कंप्लेंट कस्टमर की भी हमारे पास आती है, उसके लिए हमने अलग से कस्टमर केयर डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। तो अच्छा, फिर इस वीआईपी का फुल फॉर्म क्या है? वो बोल रहा सर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, लो कंट्रीब्यूशन कस्टमर ऑटोमेटिकली बैड नहीं है, वह हमें स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी दे हो सकता है, मार्केट में क्रेडिबिलिटी, इंडस्ट्री का एक्सेस, प्रोडक्ट की लर्निंग, स्टेबिलिटी दे रहा है, हमें नए रेफरेंस दे रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजिक वैल्यू दे रहा है, उसकी भी आपने वैल्यू निकालनी है। सिर्फ ये कहना कि बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा कस्टमर है, उसको हम माल देंगे, ये स्ट्रेटेजी नहीं है, यह सिर्फ आप इमोशनल जस्टिफिकेशन दे रहे हो अपने आप को। हर कस्टमर को 3 नंबर दीजिए, सबसे पहले रेवेन्यू, उसके बाद एडजस्टेड कंट्रीब्यूशन वैल्यू जो उससे कंट्रीब्यूशन आ रही है, तीसरा स्ट्रेटेजिक वैल्यू कि उसके कारण हमें मार्केट में क्या एडवांटेज आ रहा है, टर्नओवर बताता है कि कस्टमर कितना बड़ा है, कंट्रीब्यूशन बताता है कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू बताती है कि फ्यूचर में या बाकी मार्केट के लिए वो कितना यूजफुल है। तो ये तो हमने देख लिया। अब तुम्हारा जो चौथा सी है ना, वो डेंजरस है, क्योंकि कई बार ना कस्टमर एक बार ही एकदम से ऑर्डर कम कर देता है, तो हमने उसके लिए मशीनरी खरीदी है, स्पेशल इन्वेंट्री ली है, स्टाफ रखा है, वो वहीं पे वहीं रह जाता है, किसी यूज का नहीं आता। ये सी है कैपेसिटी का, कि कस्टमर आपका सिर्फ रेवेन्यू देने के साथ साथ आपकी कैपेसिटी भी कंज्यूम करता है और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये कीजिए कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो कितने प्रोडक्शन आवर, मशीन की कैपेसिटी, वेयर हाउस का स्पेस, स्पेशल इन्वेंट्री, या फिर जो कुछ आपने हाई एंड इंजीनियर्स रखे हुए हैं उनका टाइम कितना ले रहा है वो, फिर आपकी क्वालिटी कंट्रोल की टीम हो सकती है, उसका टाइम जा रहा हो, प्लानिंग के पर्सन है, डिजाइनिंग टीम है, सीनियर मैनेजर की अटेंशन, आपकी अटेंशन, और कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर अगर आपने कस्टमर के लिए बाय किया हुआ है या वो आपके ओवरऑल सॉफ्टवेयर हैं
उनकी कितनी परसेंटेज ले रहा है। अज्यूम कीजिए कि उसका शेयर तो 30% है, पर प्रोडक्शन का शेयर वो 50% या 60% ले रहा है कैपेसिटी का, या फिर मैनेजमेंट की अटेंशन 80% तक ले रहा है। तो अब वह कस्टमर 30% का नहीं रहा, ऑपरेशनली तो बहुत बड़ा हो गया, बिकॉज वो बहुत कुछ कंज्यूम कर रहा है आपके वहां पे। तो ना एक ना डिस्ट्रीब्यूटर था मेरा क्लाइंट, उसने ना कस्टमर के लिए स्पेशल प्रिंटेड पैकिंग बनवाई, उस पर कस्टमर का लोगो लगा दिया, कलर कस्टमर के अकॉर्डिंग था, बड़ी सुंदर पैकिंग लग रही थी। फिर ना कस्टमर ने ना एकदम से ही प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन चेंज कर दी। अब उसके वेयर हाउस में हजारों बॉक्स पड़े थे और टेप्स पड़ी थी जो उस कस्टमर के लिए यूज होनी थी, पर वो यूजलेस हो गई। अब वो कहीं और यूज नहीं हो सकती थी और उनको डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर सकता था। क्या करे, यूजलेस है, खर्चा हो गया। तो उस ओनर ने मजाक में कहा, ये सर हमारा स्टॉक नहीं है, ये तो हमारे रिलेशनशिप का म्यूजियम है, यही आपकी कैपेसिटी का लॉक-इन है। आप अपने आप से पूछिए, अगर कल को कस्टमर आपका ऑर्डर आधा कर देगा या बंद कर देगा, तो इस कैपेसिटी को कितने टाइम में आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो, इसे मार्केट से ऑर्डर ले सकते हो। क्या वो स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल ले रहा है, जेनरिक पैकिंग हो रही है, नॉर्मल जो मोल्ड है वो यूज हो रहे हैं मशीन के लिए, स्टाफ है जो उसके लिए ट्रेंड है, वो किसी और काम को भी कर सकता है और प्रोसेस स्टैंडर्ड है, तब तो इजीली रिवर्सिबल है। आप इसको मतलब महीने, 2 महीने, 6 महीने में कहीं और यूज कर सकते हो। लेकिन अगर चीजें हैं कोई रिवर्स ही नहीं हो सकती, मोल्ड स्पेशल उसके साइज के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, पैकेजिंग स्पेशल प्रिंटेड है, सॉफ्टवेयर स्पेशल लगा हुआ है, टीम एक्सक्लूसिवली ट्रेंड है उसके लिए जो कहीं और कंज्यूम नहीं हो सकती, और इन्वेंट्री ऐसी है जो मार्केट में लगती नहीं, उसके अकॉर्डिंग स्पेशल इन्वेंट्री मंगाई थी आपने, या फिर मशीन ही ऐसी ले आए हमने सिर्फ उसी कस्टमर के लिए ही यूज होगी, तो भाई कस्टमर ऑर्डर नहीं देगा तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, कस्टमर की जो आपसे कमिटमेंट मांग रहा है वो जो खुद कमिटमेंट दे रहा है, उनके डिफरेंस होता है, इसलिए इशू आ सकते हैं। कस्टमर ने तो आपको 3 साल के लिए बोल दिया कि मैं आपसे सामान लूंगा, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं दिया, वो जो मर्जी आपको चेंज कर सकता है, और आपने 3 साल के ऑर्डर के बेस पे इन्वेस्टमेंट कर दी, सब खत्म। तो कस्टमर डेडिकेटेड स्टॉक चाहता है तो उसके लिए कुछ डिपॉजिट या कमिटमेंट लीजिए उससे। डेडिकेटेड मशीन चाहता है तो वॉल्यूम की कमिटमेंट लीजिए, कोई बैंक गारंटी लीजिए। स्पेशल पैकिंग चाहता है तो ऑर्डर कैंसिल होने पे उसको पैसा देना पड़ेगा पैकिंग का, ये क्लोज होनी चाहिए एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ। तो जो बड़ा कस्टमर है उसके लिए जो एग्रीमेंट बनेगा उसके लिए आपको लीगल डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा या एडवोकेट को अच्छे खासे पैसे देने पड़ेंगे, ताकि एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो जाए ऐसा कि आपका उसमें नुकसान ना हो। तो लास्ट का है हमारा 5th C, जो बहुत ही खतरनाक है, इनविजिबल है, दिखता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यही करता है, यह है कंट्रोल। ये आपको बड़ा अनकंफर्टेबल करता है। इसके लिए कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए, आपने सिर्फ अपने आप से ऑनेस्टली पूछना है, क्या हम प्राइस में इंक्रीज प्रपोज कर सकते हैं, या हमें प्राइस में इंक्रीज करते हुए डर लगेगा कस्टमर से। क्या पेमेंट ओवरड्यू होने पे उसकी सप्लाई को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते। लॉस मेकिंग ऑर्डर, कोई ऐसी आइटम जिसको लगता है कि आपको लॉस होगा, उसके ऑर्डर को रिफ्यूज कर सकते हैं। कस्टमर ने अगर कुछ डिडक्शन ऐसी काट ली आपके बिल में से जो आपको पता है कि रॉन्गफुल करी है, तो आप उसको चैलेंज करने की हिम्मत रखते हैं या नहीं कर रखते। कस्टमर ने अगर अर्जेंट डिलीवरी मांगी है तो उसके पैसे एक्स्ट्रा मांग सकते हैं। कस्टमर से कस्टम इन्वेंट्री, जो उसने कहा स्पेशल में रेंज इन्वेंट्री रखो, उसके लिए कमिटमेंट या एडवांस मांग सकते हैं। कोई एमओ के वो इन्फोर्स कर सकते हैं उसके ऊपर। या फिर कस्टमर का कल को परचेज का मैनेजर चेंज हो गया तो क्या उसी परचेज मैनेजर के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है और हमारे ऑर्डर खत्म हो जाएंगे। उस कस्टमर को के उस एम्प्लॉय को छोड़ने पर रिलेशनशिप बचेगा या खत्म हो जाएगा। अगर इन सब का आंसर है कि कर तो सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, तो भाई आप कर भी नहीं सकते, और आपके बिजनेस का रिमोट कंट्रोल आपके पास नहीं है, उस कस्टमर के पास है। रियल कंट्रोल वही कर रहा है। तो ना मेरा एक क्लाइंट था, उसका ना एक सप्लायर का रिलेशनशिप 12 साल पुराना था। उधर कहता था हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम तो फैमिली की तरह काम करते हैं। तो एक बार क्या हुआ ना, कस्टमर के परचेज हेड शर्मा जी रिजाइन करके चले गए, नया परचेज हेड आया। तो वो बिजनेस ओनर वहां पे गया तो कहता आप कौन हो, मैं तो किसी और से सामान बाय करूंगा। तो 12 साल का रिलेशनशिप और सारी एसेट्स एक बार में ही खत्म हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि जो रिलेशनशिप था ना वो कंपनी टू कंपनी नहीं था, वो तो बस शर्मा जी के साथ ही था, शर्मा जी को ही ओनर मांग रहे थे। तो बिजनेस रिलेशनशिप अगर एक ही कॉन्टैक्ट पर टिका हो तो वो भी बहुत रिस्की है। आप कंपनी से बिजनेस नहीं कर रहे, सिर्फ एक पर्सन से बिजनेस कर रहे हो। और हेल्दी रिलेशनशिप में ऐसे नहीं होना चाहिए, कंपनी से रिलेशन होना चाहिए।
और जब कंपनी पे रिलेशन है तब भी दोनों पार्टियों को निगोशिएट करना चाहिए। दोनों पार्टी निगोशिएट करती हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी आपका कस्टमर बोलेगा आप उसको साइलेंटली एक्सेप्ट करते रहोगे। प्राइस कम करो, क्रेडिट पीरियड बढ़ाओ और फ्री सर्विस दो, इन्वेंट्री ज़्यादा रखो, कस्टमाइजेशन करो। अगर सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो डर के ऊपर तो ये सिचुएशन बहुत खतरनाक होती है। कस्टमर जाए या ना जाए आपका प्रॉफिट तो चला ही जाएगा। तो डिपेंडेंसी का सबसे डेंजरस फॉर्म कस्टमर का लॉस नहीं है, सबसे डेंजरस है कि कस्टमर के होते हुए भी आपका प्रॉफिट फ्रीडम कम हो रही है, डे बाय डे खत्म हो रही है। तो अपना आपने ना हर सीख के लिए एक एक स्कोर देना है अपने आप को। कंसंट्रेशन के ऊपर आपको स्कोर दो कि आपके डाइवर्सिफाइड है या फिर एक ही कस्टमर के ऊपर है। आपने स्कोर देने हैं 1 से लेके 5 तक। अगर डाइवर्सिफाइड है तो बढ़िया नंबर 5 दे दो, अगर कंसंट्रेटेड है तो आपको लगता है तो 1 नंबर दे दो, राइट। उसके बाद पेमेंट के ऊपर, कैश के टाइम पे पेमेंट आती है या नहीं आती। तो टाइम पे पेमेंट आती है तो 5, नहीं आती तो 1। फिर कंट्रीब्यूशन है, आपको क्या लगता है कितने स्कोर देने हैं आपने, 1 to 5 दे दो। सेम कैपेसिटी के ऊपर आप अपने आप को स्कोर दो 1 to 5, कितनी कैपेसिटी उस पर है। फिर कंट्रोल के ऊपर आपने स्कोर देने हैं, इस पर आपने 1 to 10 देने हैं। कोई अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है तो 1, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है तो आप 10 दे दीजिए। तो आप देखिए आपका स्कोर कितना आया है, 30 में से कितने स्कोर आए हैं। अगर 30 में से 15 स्कोर आए हैं तो ठीक है, 15 से कम है तो रिस्की है। तो कमेंट्स में आप नाम मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, सिर्फ अपना स्कोर लिखिए कि कितना स्कोर आया है। फिर स्कोर देखने के बाद अपने बैंक को भी फ़ोन कर दीजिए कि आपको लिमिट और चाहिए अगर आपका स्कोर 15 से कम आया है। और ये मत सोचिए कि कस्टमर चला गया तो क्या होगा। कस्टमर के जाने से हो सकता है कि 30% का वॉल्यूम कम हो जाए, लेकिन हो सकता है प्रॉफिट पे उसका असर 5-10% का ही हो, बिकॉज वो ऑलरेडी आपको निचोड़ रहा है तो आप उससे नहीं कमा रहे। और जब आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप उस कैपेसिटी को कहीं और यूज़ कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के बाद ना एकदम से ही आपने कस्टमर को ना नहीं बोल देना कि मैं आपको स्टॉक नहीं दूंगा या कोई डिसीजन लेना। स्ट्रेटजी बनाइए, 90 दिन की स्ट्रेटजी बनाइए और कस्टमर को देखिए पहले उसके पहले 15 दिन में देखिए कि कस्टमर रेवेन्यू का कितना शेयर है, रिसीवेबल का कितना शेयर है, एक्चुअल कलेक्शन कितने दिन में हो रही है, कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, कितनी कैपेसिटी है, क्या उसके लिए स्पेशल इन्वेंट्री है। 15 दिन में सारा डाटा आपका रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगले 15 दिन डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए कस्टमर से रिलेशनशिप बनाइए। अगर आपका सिर्फ परचेज वाले से रिलेशन है तो फाइनेंस के पर्सन के पास चाहिए, टेक्निकल टीम के पास चाहिए, उनसे रिलेशनशिप बनाइए ताकि वो आपको जाने। अगर आप ओनर से नहीं मिले हो तो ओनर से मीटिंग कीजिए, उससे मिल के आइए, तो उससे आप रिलेशन बनाएंगे ताकि जो कल को डिस्प्यूट होने हैं वो रिजॉल्व हो सके। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत है, प्राइस को बढ़ाना है आपने, तो पहले प्रोडक्ट की प्राइस है सारे की मत बनाइए। जिसपे लगता है कि आपको कम प्रॉफिट है सिर्फ उसकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाइए। अर्जेंट डिलीवरी कर रहे हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगिए, स्पेशल पैकिंग के लिए अलग टर्म्स मांगिए। सब कुछ एक बार नहीं करना, धीरे 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 करना है, स्लो स्लो। जब आप ये कर लोगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी। हो सकता है कस्टमर रेसिस्ट करे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कोई चेंज नहीं कर सकता, तो मैंने कस्टमर को रखना है या नहीं रखना। फिर लास्ट वाले 1 महीने में आपने ना मार्केट में डाइवर्सिफाई भी करना है। डाइवर्सिफाई का मतलब ये नहीं है कि एकदम से कस्टमर ऐड कर देने हैं। उस कस्टमर के जैसे लुक लाइक, मतलब जो उसके ट्रेड के कस्टमर हैं, 15, 20, 30 कस्टमर हैं उनके पास चाहिए, उनको टारगेट कीजिए। उस कस्टमर का रेफरेंस देके इंट्रोडक्शन दीजिए, 4-5 मीटिंग कीजिए और कुछ छोटे छोटे ऑर्डर लीजिए, बड़े ऑर्डर नहीं, तो ताकि उनको भी आप स्टॉक दे सको। तो कल को ये कस्टमर अगर आपका काम बंद करना पड़ रहा है या कस्टमर से सेल कम होती है तो वहाँ पर आप एकदम से सेल बढ़ा सको उनके ऊपर। तो लेकिन अगर कस्टमर है जो टाइम पे पेमेंट दे रहा है, कंट्रीब्यूशन भी अच्छी दे रहा है, कैपेसिटी भी सही में यूज़ हो रही है, तो कस्टमर आपकी एसेट है, तो वहाँ पर मत कीजिए। तो अपने टॉप कस्टमर्स को आपने कुछ बॉक्स में रखना है। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हमने ना सिर्फ टॉप 1 कस्टमर के लिए की थी, तो थोड़ा सा रिवर्स करके ना टॉप 3 कस्टमर की सेल परसेंटेज कितनी है वो देखिए। बिकॉज टॉप 3 कस्टमर की सेल देखोगे, अगर वो 50% से ऊपर है तब भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जो आपके टॉप के कस्टमर है ना, उनकी वैल्यू अच्छी है और आप उन पर डिपेंडेंट नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है।
वैल्यू है लेकिन आप उन पर डिपेंडेंट हो तो आपको अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे। वैल्यू कम है, डिपेंडेंट भी कम है तो ठीक है, ओवरऑल आप एक जगह नहीं हो कंसल्टेंट, आप डाइवर्सिफाइड हो। वैल्यू कम है, डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो अर्जेंट रिपेयर की ज़रूरत है, आपको उस पर काम ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कमेंट में ये भी लिखिए कि आपका सबसे बड़ा कस्टमर कौन से बॉक्स में आ रहा है इनमें से। तो सबसे बड़ा कस्टमर ऑटोमेटिकली रिस्की नहीं है, वो रिस्क तब बनता है जब रेवेन्यू कंसंट्रेटेड हो, कैश फंसा हुआ हो, कंट्रीब्यूशन कम हो, कैपेसिटी लॉक्ड हो और आप कस्टमर को नो नहीं बोल सकते। तो 5C हमने देख ली हमारे कौन कौन से होते हैं, स्ट्रेटेजी देख ली। तो अपने बिजनेस को डायग्नोस कीजिए, 45 कीजिए और मार्केट में देखिए आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अपने सबसे बड़े कस्टमर का स्कोर कैलकुलेट कीजिए, कस्टमर का नाम नहीं, कमेंट में सिर्फ स्कोर लिखिए। और अगर कस्टमर आपको कल को ऑर्डर कम दे दे तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए रेडी हो या नहीं हो। मैं यही कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा कस्टमर एसेट है, जब तक आप उसको नो बोलने की आपके पास पावर नहीं है, आपने कस्टमर को नहीं छोड़ना है, सिर्फ कस्टमर पर अपनी मजबूरी छोड़नी है। फ्रेंड्स ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे ही वीडियोस आपको डालते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।